हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम दिलदारी एक बार फिर आप सभी के सामने। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है विलयन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आज हम मोललता से संबंधित कुछ गणितीय प्रश्न, जिसको हम आंकिक प्रश्न भी कहते हैं, ये जानने वाले हैं, और नॉर्मलता और तुल्यांकीय भार किस प्रकार निकाले, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को इनेबल कर लें, जिससे फ्रेंड्स इस तरह की वीडियो जब भी चैनल पर अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं मोललता से संबंधित गणितीय प्रश्न। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोललता किसे कहते हैं ना। मोललता के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया है कि मोललता किसे कहते हैं, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं आपको यहाँ पर 2 मिनट के लिए बता सकता हूँ, है ना। क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित कितने ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, 1 किलोग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मूलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, मोललता। इसके पहले हमने मोलरता देखा था और मोलरता से संबंधित गणितीय प्रश्न देखा था। आज हम मोललता से संबंधित गणितीय प्रश्न के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और मोललता किसे कहते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, विलेय के मूलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये भी बताया था कि इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका मैंने आपको सूत्र बताया था कि मोललता इज इक्वल टू क्या होता है, मोललता इज इक्वल टू होता है फ्रेंड्स विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का आणविक द्रव्यमान इंटू में 1000 इंटू विलायक का द्रव्यमान, है ना। और विलायक का द्रव्यमान किस में होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्राम में होना चाहिए, है ना। विलायक का द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए, तभी हम 1000 का गुना करेंगे। यदि विलायक का जो द्रव्यमान है ग्राम में न होते हुए ये जो होता है किलोग्राम में होता है, तो हमको 1000 के गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो इसे और हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था कि मोललता स्मॉल एम इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान, विलेय को हम बी से प्रदर्शित करते थे, तो डब्ल्यू बी अपॉन इंटू 1000, है ना, अपॉन विलेय का आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान को हम लोग एम बी से प्रदर्शित करते थे, इंटू में डब्ल्यू ए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एम बी आणविक द्रव्यमान निकालना मैंने सिखा दिया था कि किस प्रकार से आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है। हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, तो मुझे यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम सीधे आते हैं अपने आंकिक प्रश्न के ऊपर। तो हमारा पहला आंकिक प्रश्न है फ्रेंड्स, पहला आंकिक प्रश्न लिखिएगा आप लोग अपने नोट्स में, नोट डाउन करते हुए चलिए साथों साथ। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैं आपको इन गणितीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करवा रहा हूँ। ठीक है, 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, तो विलयन की मोललता याद कीजिए, मोललता याद कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन अब क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 500 ग्राम जल में, कितने ग्राम जल में 500 ग्राम, अर्थात हमको मोललता याद करना है ना। अब आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये मोललता का प्रश्न है या मोलरता का प्रश्न है। तो मोललता क्या कहता है फ्रेंड्स कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, है ना, उस विलयन की क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। लेकिन मोलरता क्या कहता है फ्रेंड्स, मोलरता यह कहता है कि 1 लीटर विलयन में, देखो फ्रेंड्स, मोलरता में 1 लीटर विलयन ले रहा है और यहाँ पर विलयन का किसी एक घटक के बारे में बात कर रहा है ना। तो आपको इतना डिफरेंस तो पता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस आप कब पता कर पाओगे, जब तक आप डेली इसको रिवीजन नहीं करोगे, है ना, तब तक आपको नहीं पता होगा कि मोलरता और मोललता क्या होती है।
देखिए हमने यहाँ पर आपको कहा है कि 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है ना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है, विलेय पदार्थ क्या है, सबसे पहले तो आपको ये सोचना है। तो बताइए विलेय पदार्थ, बताइए यहाँ पर क्या है, विलेय पदार्थ अपने पास है NaOH। क्यों NaOH है, क्योंकि इसकी मात्रा कम है, इसीलिए हम इसे विलेय पदार्थ कहते हैं ना, विलेय। और इसको हम कहेंगे NaOH का द्रव्यमान। कितना दिया है द्रव्यमान, जिसको हम W भी कहते हैं, ये दिया है 4 ग्राम, 4 ग्राम दिया है। सेकेंड बात करते हैं फ्रेंड्स, आपको अब हमको फार्मूले में क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, विलेय का आणविक द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे। तो विलेय का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार से निकालते हैं, विलेय पदार्थ है NaOH, तो NaOH का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं Mb से, ठीक है। तो देखो NaOH, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, ये होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1। तो देखो आप इसको जोड़ो, 6 3 9 1 10 की 0 हासिल का 1 2 3 और 1 4, ठीक है, 40, ठीक है। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना निकल गया, 14, 40 निकल गया, ठीक है। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इस प्रकार से हम आणविक द्रव्यमान को निकालते हैं, है ना। आप किसी भी तत्व, किसी भी जो यौगिक है उसका आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब आगे, अब अपने को विलायक कितना दिया है फ्रेंड्स, अपने पास 500 ग्राम दिया है। तो विलायक क्या है अपने पास, बताइए, जल है ना। विलायक जिसको हम बोल सकते हैं जल का द्रव्यमान कितना दिया है, 500 ग्राम, ठीक है। चलो अब हम मूललता के बारे में अध्ययन करते हैं कि मूललता स्मॉल m इजिकल टू, ये होता है WB अपॉन MB इंटू में WA टू में 1000, ठीक है फ्रेंड। देखिए इसमें मान रखते हैं WA विलेय का द्रव्यमान कितना है, 4 ग्राम है फ्रेंड्स, इंटू 1000 अपॉन में MB का मान कितना दिया अपने पास, MB हमने निकाला अभी 40, इंटू जल का द्रव्यमान कितना दिया है 500 ग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। इसको काटना है अपने को, 4 का 4 10, 1/5, 1/5, इसका मतलब क्या हुआ 0.2, है ना। और जिसको हम क्या कह सकते हैं, मोल, ये मोलल, ठीक है, 0.2 मोलल। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई किस प्रकार से हमने आंकिक प्रश्न को हल किया। अब मैं फ्रेंड्स दूसरा आंकिक प्रश्न को इसी प्रकार से हल करके बताते हैं। आज हम कुछ 3 से 4 आंकिक प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलो हम दूसरा अंकिक प्रश्न के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास दिया है 2.82 ग्राम ग्लूकोज को 30 ग्राम जल में विलेय किया गया। जल में विलेय किया गया, विलयन की मूललता याद कीजिए। मूललता याद कीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है 2.82 ग्राम ग्लूकोज को 30 ग्राम जल में विलेय किया गया है, विलयन की मूललता याद करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या क्या दिया है आपको लिखना है, हल दिया है। विलेय पदार्थ क्या है यहाँ पर, विलेय पदार्थ है C6H12O6, है ना। इसका द्रव्यमान आपको बताना है पहले, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है बताइएगा, 2.82 ग्राम। सेकेंड बात करते हैं हम लोग, अब हमको आणविक द्रव्यमान की जरूरत पड़ती है, तो विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। विलेय का आणविक द्रव्यमान, देखिए आणविक द्रव्यमान C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। तो आपको निकालना आता है, किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं देखिएगा।
कार्बन कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, तो आपको लिखना है 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 अणु है इसके, तो 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 6, 12 6 72 प्लस 12, ठीक है, और 16 6 96, ठीक है। इसको सभी को ऐड करिएगा, 6 4 10, 10 की शून्य हासिल का 1, 9 10 11, 11 और 7 18, 180 है ना। 180 इसका क्या निकलेगा आणविक द्रव्यमान, जिसको हम कहते हैं एमबी का मान, ठीक है फ्रेंड्स। एमबी का मान निकल गया 180। अब आगे बात करते हैं। अब अपने पास क्या दिया है, जल का द्रव्यमान। जल क्या है यहाँ पर विलायक, तो हम लिखेंगे जल, या फिर हम इसको कोष्टक में लिख सकते हैं विलायक का द्रव्यमान। द्रव्यमान देखिए फ्रेंड्स, विलायक है जल, जल का द्रव्यमान अपने पास कितना दिया है 30 ग्राम, तो इसको हम लिखते हैं डब्ल्यू ए, ये हो गया आपका 30 ग्राम। चलो अब हम फार्मूले में मान रखते हैं एम स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने फार्मूला लिखा डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। देखिए फ्रेंड्स डब्ल्यू बी क्या होता है, डब्ल्यू बी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, और विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया अपने पास 2.82 ग्राम, यहाँ रखिएगा 2.82, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन में एम बी का मान कितना निकाले हमने 180, इंटू में डब्ल्यू ए का मान 30 ग्राम, ठीक है। चलो आपको क्या दशमलव को हटाना है सबसे पहले, चलो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 0, ठीक है फ्रेंड्स। 2 पॉइंट को हटाना है तो 282 इंटू 10 अपॉन पॉइंट का 1, और इसके बाद में 2 संख्या तो 2 जीरो लगा दिए हमने, इंटू 18 इंटू में 3, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है फ्रेंड्स। आप क्या काम करिएगा, इसको हल कीजिएगा, और हल करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना आंसर आता है, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करके बताऊंगा, क्योंकि आप अब बड़े स्टूडेंट बन गए, तो आपको इसे खुद से हल करना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 4th 5th सभी आपके लिए होमवर्क कराएंगे, ठीक है। तो चलो नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 NaNO3 का 2 मोलर का विलयन बनाने के लिए 200 ग्राम जल में कितना NaNO3 सोडियम नाइट्रेट घोलना पड़ेगा। क्वेश्चन समझिएगा एक बार, क्या बोला है, सोडियम नाइट्रेट का 2 मोलर का विलयन बनाने के लिए 200 ग्राम जल में कितना NaNO3 घोलना पड़ेगा। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर विलेय पदार्थ जो NaNO3 है ना, सोडियम नाइट्रेट, इसका द्रव्यमान हमको याद करना है। किसका मान याद करना है, WB का मान याद करना है। हमको मोललता का मान दिया है कि मोललता कितनी है ना, मोललता है 2, ठीक है। दूसरी बात कि आपके पास जल जो विलायक है, विलायक का द्रव्यमान दिया है आपके पास, कितना दिया है 200 ग्राम, ठीक है। अब आपको क्या याद करना है, यहाँ से इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है सोडियम नाइट्रेट का, और आपको मैंने आणविक द्रव्यमान निकालना सिखा दिया हूँ कि किस प्रकार से सोडियम नाइट्रेट या आप किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान याद कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो ये आपके लिए होमवर्क का रहा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क के रूप में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, एक लवण का अनुभार 13 है, एक लवण पदार्थ दिया है,
कितना 13, ठीक है 30 है। लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में घोली गई है। जल में घोली गई है। विलयन की मोललता याद कीजिए। विलयन की मोललता याद कीजिए। इन सभी क्वेश्चन को हल करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। चलो देखिए, एक लवण का अनुभार, अनुभार बोले तो आणविक द्रव्यमान, ठीक है, अर्थात Mb का मान आपके पास दिया है, ठीक है 30। लवण की 3 ग्राम मात्रा, ठीक है, लवण की 3 ग्राम मात्रा बोले तो विलेय का द्रव्यमान जिसको हम कहेंगे Wb, Wb का मान आपके पास कितना दिया है 3 ग्राम, ठीक है। अब 250 ग्राम जल में घोली गई है, इसका मतलब ये हुआ कि विलेय पदार्थ विलायक का द्रव्यमान WA इक्वल टू कितना हो गया 250, ठीक है। आपको स्मॉल m का मान निकालना है, बस मान रख देना है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। मान रख के आप इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा होमवर्क का, ठीक है। तो आपको इसको भी हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम जल में विलेय किया गया है। विलेय किया गया है। विलयन की मोललता याद कीजिए। मोललता याद कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कितने 500 ग्राम जल में विलेय किया गया है। विलयन की हमको क्या याद करना है, मोललता। बन जाएगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। NaOH का द्रव्यमान तो आपको ऑलरेडी दिया है 8 ग्राम, ठीक है। विलायक का द्रव्यमान भी दिया है आपके पास 500 ग्राम, तो आपको क्वेश्चन में मान रख देना है, ठीक है। इसमें आपको मोललता याद करना है, स्मॉल m का मान याद करना है, ठीक है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। चलो तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और हमने नेक्स्ट टॉपिक आपको मूल प्रभाव पढ़ा दिया था, है ना। अब हम देखते हैं कि मूल प्रभाव से संबंधित कुछ यदि अंकित प्रश्न मिलते हैं तो मैं आपको उसको भी हल करवा दूंगा, ठीक है। अब उसको हल करवा दूंगा, ठीक है, एक स्पेशल वीडियो बनाकर। उससे पहले हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है नॉर्मलता, है ना। और ये आपने कक्षा 11वीं में भी पढ़ा है इस चैप्टर को, नॉर्मलता। तो फ्रेंड्स, नाम से स्पष्ट है नॉर्मलता, ये मूलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये सब सांद्रता के पद को व्यक्त करने की विधि है, ठीक है ना। सांद्रता के पद को व्यक्त करने की विधि है। तो हमने कुछ विधि के बारे में जानकारी ले ली थी। अब हम बात करते हैं नॉर्मलता के बारे में कि नॉर्मलता क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मलता क्या होती है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जिस प्रकार से हमने मूलरता के बारे में देखा था कि मूलरता क्या होता है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या दी सेम है ना, दी सेम है नॉर्मलता। नॉर्मलता के बारे में हम ये कह सकते हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय किसकी संख्या, विलेय ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं।
इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नॉर्मलता इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, तो दी सेम उसी प्रकार नॉर्मलता इज इक्वल टू विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, देखो अब फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पर एक नया शब्द लग रहा होगा, और वो नया शब्द मैं जानता हूँ आपके लिए है तुल्यांकी भार, या जिसको हम कहते हैं कि तुल्यांकी संख्या। तो हम तुल्यांकी संख्या को किस प्रकार से निकालते हैं, हम अब देखते हैं कि तुल्यांकी संख्या को किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है फ्रेंड, एक और फार्मूला लिख लीजिएगा। इसका एक और फार्मूला होता है नॉर्मलता कैपिटल एन इज इक्वल टू विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, यदि वही कंडीशन होगी फ्रेंड्स यहाँ पर भी, यदि विलयन का आयतन लीटर में ना देकर मिलीलीटर में दिया है तो आपको 1000 का गुना करना पड़ेगा, है ना। ये लीटर में होना चाहिए, यदि मिलीलीटर में दिया है तो आपको ऊपर में 1000 का गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यदि लीटर में दिया है तो 1000 की गुना करने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। मतलब 1000 का गुना हम क्यों करते हैं, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए। ठीक है, चलो अब मैं बात कर रहा था आपको कि हम तुल्यांकी भार के बारे में क्या जानते हैं ना। तुल्यांकी भार ये निकालना आना चाहिए फ्रेंड्स। जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान निकालना जाना था, उसी प्रकार से तुल्यांकी भार हम किस प्रकार निकालते हैं इसको भी हम जानते हैं ना। देखो फ्रेंड्स, तुल्यांकी भार इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ई, है ना, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि जब हम विलय के बारे में बात करेंगे तो विलय के बारे हम इसे ईबी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, किसे, ईबी से प्रदर्शित करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, जब हम विलय के बारे में बात करते हैं। चलो अब हम तुल्यांकी भार के बारे में जानते हैं कि तुल्यांकी भार होता क्या है। देखो फ्रेंड्स, जो तुल्यांकी भार होता है और तुल्यांकी भार को किस प्रकार निकाला जाता है, ये सभी विधि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और अलग अलग, जैसे अम्ल का तुल्यांकी भार किस प्रकार निकालेंगे, क्षार का तुल्यांकी भार किस प्रकार निकालेंगे, परमाणु का तुल्यांकी भार किस प्रकार निकालेंगे, लवण का तुल्यांकी भार किस प्रकार निकालेंगे, इन सभी के बारे में मैं विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ। तो आप अपनी नोट्स और जो कॉपी पेन है सब लोग साथ में लेके बैठिएगा, मेरे साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलिए, आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जो तुल्यांकी भार होता है ये होता है परमाणु भार, परमाणु भार अपॉन ये होता है फ्रेंड्स संयोजकता, संयोजकता, परमाणु भार अपॉन संयोजकता, जिसे हम क्या कहते हैं, तुल्यांकी भार कहते हैं, है ना। अब आपको यहाँ पर संयोजकता पता होना चाहिए कि संयोजकता किसे कहते हैं। संयोजकता वो होती है फ्रेंड्स कि साझा किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, संयोजकता। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कक्षा 11वीं में इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया है, तो मुझे यहाँ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये 4 प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहला तुल्यांकी भार निकालने के लिए मैंने बताया आपको कि पहले हम परमाणु का तुल्यांकी भार निकालेंगे, परमाणु का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। दूसरा हम निकालेंगे फ्रेंड्स अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार। थर्ड निकालेंगे हम लोग क्षार का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार। और फोर्थ नंबर पे हम लोग निकालेंगे लवण का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहला देखा है कि परमाणु का तुल्यांकी भार, परमाणु जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना,
और बहुत सारे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जितने भी ये सभी तत्व हैं, है ना, जिसको हम परमाणु बोलते हैं। इन परमाणु का तुल्यांकी भार किस प्रकार से निकालते हैं? जैसे मैंने बताया कि परमाणु का तुल्यांकी भार निकालना है तो परमाणु भार बटे संयोजकता। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम सोडियम के बारे में बात करते हैं तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, आप सभी को ये याद भी होना चाहिए। लगभग 1 से 30 तक के सभी तत्वों का आपको परमाणु द्रव्यमान याद करना है फ्रेंड्स, है ना। ये तो कंफर्म समझ लो कि आप जब तक 1 से 30 तक परमाणु द्रव्यमान याद नहीं करेंगे तब तक आपको आगे की सारी कंडीशन याद नहीं होगी। आपको परमाणु क्रमांक भी पता होना चाहिए और परमाणु द्रव्यमान भी याद होना चाहिए। देखिएगा, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है सर 11, है ना, 11 होता है। परमाणु द्रव्यमान इसका 23 होता है। तो आपको क्या बताया मैंने, परमाणु भार बोले तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 23 अपॉन सोडियम, है ना। सोडियम के संयोजकता मतलब सोडियम जब किसका निर्माण करता है, सोडियम जब मान के चलो किसी भी यौगिक का निर्माण करता है तब उसके साझे किए गए इलेक्ट्रॉन की संयोजकता होती है फ्रेंड्स 1। तो हम इसे कहते हैं इसकी संयोजकता होती है 1। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका तुल्यांकी भार कितना निकला, E = 23/1, अर्थात हम इसको 23 कह सकते हैं। ठीक है। पोटेशियम 19, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 39 होता है, तो 39/1। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। दूसरी बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग अम्ल के तुल्यांकी भार के बारे में। ठीक है, अम्ल का तुल्यांकी भार। देखिए फ्रेंड्स, अम्ल का तुल्यांकी भार, सबसे पहले तो आपको कुछ अम्ल के उदाहरण बता देता हूँ। जैसे HCl एक अम्ल हो गया, H2SO4 अम्ल है, ठीक है, HNO3 है ना, ये भी क्या है, एक अम्ल है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अम्ल का किस प्रकार से निकालते हैं। अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए वही सबसे पहले अम्ल का अनुभार निकालना है आपको। अम्ल का अनुभार अपॉन में आ जाएगा क्षारकता। अब यहाँ पर क्षारकता किसे कहते हैं, आपके दिमाग में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि क्षारकता क्या होती है। तो कोई भी अम्ल की हाइड्रोजन प्लस आयन में टूटने की क्षमता, किसी भी अम्ल की हाइड्रोजन प्लस आयन में टूटने की क्षमता क्या कहलाती है, उसकी क्षारकता कहलाती है। तो देखो कैसे, जैसे HCl की बात करते हैं तो HCl किस प्रकार से टूटता है फ्रेंड्स, HCl आपको टूटता है हाइड्रोजन प्लस आयन के रूप में और क्लोरीन माइनस आयन के रूप में। ठीक है, तो हमने देखा कि हाइड्रोजन प्लस आयन के रूप में टूटने की क्षमता, देखो इसके सामने कुछ नहीं 1 है, तो इसकी क्षमता कितनी हुई 1। जैसे H2SO4 के बारे में बात करते हैं तो H2SO4 किस प्रकार टूटता है, ये टूटेगा 2 हाइड्रोजन प्लस आयन और SO4 2 माइनस आयन के रूप में। तो जो हाइड्रोजन के आगे कितनी क्षमता है इसकी 2, तो इसे हम कह सकते हैं कि इसकी क्षारकता कितनी निकली 2। उसी प्रकार HNO3 के बारे में बात करते हैं, HNO3 देखिए ये किस प्रकार से टूटेगा, हाइड्रोजन प्लस आयन के रूप में और NO3 माइनस आयन के रूप में। इसका मतलब इसकी क्षारकता कितनी हुई 1। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, जैसे HCl का तुल्यांकी भार निकालते हैं, किसका, HCl का तुल्यांकी भार। HCl का तुल्यांकी भार फ्रेंड्स, इसको हम E से निकालेंगे, EHCl कहते हैं। ठीक है, इजिकल टू अम्ल का अनुभार निकालना है। तो अनुभार हमने बताया कि आपको किस प्रकार से निकाला जाता है। तो हाइड्रोजन का अनुभार HCl का अनुभार निकालने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन की क्या होना चाहिए, आपको उसका परमाणु भार पता होना चाहिए, तो 1 होता है। और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 अपान इसकी क्षारकता कितनी निकली है, देखिए अभी हमने क्षारकता निकाले 1, तो 1 35 और 1 36.5, इसका क्या हो गया, ई का मान निकल गया, तुल्यांकी भार का मान निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं हम लोग H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालने के लिए। तो H2SO4 का सबसे पहले अनुभार निकालना पड़ेगा। तो अनुभार निकालने के लिए आपको क्या काम करना है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 × 1 प्लस अपने पास क्या आ गया, तो हम देख रहे थे फ्रेंड्स H2SO4 का 2 × 1 प्लस सल्फर का होता है फ्रेंड्स 32 × 1 प्लस ऑक्सीजन 16 × में कितना 4, 2 × 2 प्लस 32 × 32 प्लस 16 64, इसको 8 कीजिएगा फ्रेंड्स सभी को, 4 5 6 7 8
है ना, ये आ गया 98। 98 तो आपका निकल गया अनुभार, है ना, अनुभार निकल गया 98। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको H2SO4 में किसकी, इसकी क्षारकता निकालना है। क्षारकता कितनी निकली देखिए, H2SO4 को अभी हमने तोड़ के देखा था, तो इसकी क्षारकता कितनी निकली 2, तो हमको 2 से भाग देना है। तो इसका जाएगा 2 चौके 8, ठीक है, 9 2 9 18, 49 इसका क्या निकल गया, तुल्यांकी भार निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसी प्रकार HNO3 का भी निकाल सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स, ठीक है, कि किस प्रकार से हम अम्ल का तुल्यांकी भार निकालते हैं। अब थर्ड बात करते हैं फ्रेंड्स क्षार का तुल्यांकी भार के बारे में, है ना, किसके बारे में, क्षार का तुल्यांकी भार। देखिए फ्रेंड्स, क्षार का तुल्यांकी भार किस प्रकार से निकालते हैं। देखो, हम क्षार का तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं, क्षार का तुल्यांकी भार। क्षार का तुल्यांकी भार निकालने के लिए फ्रेंड्स, क्षार हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्षार होता है NaOH, KOH, है ना, ETC, बहुत सारे उदाहरण हैं आपके पास क्षार के। अब हम क्षार का भी ठीक उसी प्रकार निकालते हैं, जैसे इसका निकाल जाएगा तो अनुभार अपान, जिस प्रकार यहाँ पर हम क्षारकता कहते थे, तो अब यहाँ पर क्या कहेंगे, अम्लीयता। ठीक है, अम्लीयता। और अम्लीयता किसे कहेंगे, अम्लता किसे कहेंगे, कि कोई भी क्षार OH माइनस आयन में टूटने की क्षमता, काय में टूटने की, OH माइनस आयन में टूटने की क्षमता क्या कहलाती है, अम्लता कहलाती है। तो देखो इसको किस प्रकार से देखते हैं, जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं NaOH के रूप में। तो NaOH को हम किस प्रकार तोड़ते हैं, सोडियम प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। तो देखिए OH इसकी क्षमता कितनी, 1, तो कितना आ गया 1। तो इसको निकालने के लिए बहुत अच्छी, चलो हम NaOH का ही उदाहरण ले लेते हैं। NaOH में सोडियम का कितना है फ्रेंड्स, सोडियम 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, 6 3 9 और 1 10 की 0, हासिल का 1 2 3 और 1 4, 40 बटे में कितना 1, तो इसका तुल्यांकी भार कितना निकल गया, 40 निकल गया। ठीक है, तो हमने देखा कि क्षार का तुल्यांकी भार आप इसी प्रकार KOH का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। चलो अब हम आगे बात करते हैं लवण का तुल्यांकी भार। तो देखिए फ्रेंड्स, लवण का तुल्यांकी भार किस प्रकार से निकालते हैं, है ना, लवण का तुल्यांकी भार। लवण क्या होता है फ्रेंड्स, लवण होता है कि अम्ल एवं क्षार को जब मिलाया जाता है तो हम किसका निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। जैसे एक उदाहरण बता देता हूँ मैं, अम्ल हो गया अपने पास HCl प्लस क्षार हो गया अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये क्षार हो गया। अब इसको मिलाते हैं तो लवण का निर्माण करता है फ्रेंड, सोडियम क्लोरीन से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लेगा, प्लस हाइड्रोजन OH हाइड्रोजन से क्रिया करके H2O का निर्माण कर देगा। तो NaCl क्या है फ्रेंड्स, लवण है, जिसको हम क्या कहते हैं, नमक भी कहते हैं। ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि लवण क्या होता है। अब लवण का हमको तुल्यांकी भार निकालना है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि लवण का अनुभार अपान धनायनों या ऋणायनों की संख्या। ठीक है, इसका ही फार्मूला होता है धनायनों या ऋणायनों की संख्या देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि एक उदाहरण NaCl ही ले लेते हैं। NaCl देखो, NaCl में लवण का अनुभार सोडियम का कितना होता है फ्रेंड्स, 23 होता है, प्लस क्लोरीन का 35.5। ठीक है, अपान धनायनों या ऋणायनों की संख्या, सोडियम क्लोराइड को तोड़ते हैं तो Na प्लस आयन, क्लोरीन माइनस आयन, एक तो एक आप धनायन की संख्या ले लीजिए 1 और क्लोरीन इसकी भी 1, तो आप 1 ले सकते हैं। तो आप दोनों को 8 कीजिएगा तो 5 और 3 8 58.5, ये इसके क्या निकल गया, तुल्यांकी भार निकल गया। ठीक है फ्रेंड, तो आप और भी बहुत सारे जो ऐसे यौगिक है उनका तुल्यांकी भार निकाल कर देख सकते हैं। आप अपने प्रैक्टिस के लिए हैं उनके अनुभार निकाल कर देख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो इसी प्रकार आप सभी को अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। दूसरी बात फ्रेंड कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, इस मेहनत को लाइक करना है। आपके लिए बहुत वीडियो का जो कंटेंट है वो बहुत मेहनत से बनाना पड़ता है, इसीलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके साथ में जितने भी पढ़ने वाले दोस्त फ्रेंड हैं उसमें आप इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।